हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट किसको बोलते हैं? एटम का स्टेट, एटम इस स्टेट में है, एटम ग्राउंड स्टेट में है, एटम एक्साइटेड स्टेट में है। तो इससे क्या मतलब होता है? द स्टेट ऑफ एन एटम इज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम किस स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट में है कि एक्साइटेड स्टेट में है, वो बेसिकली कौन डिफाइन करेगा? वो डिफाइन करेगा एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होगा तो हम बोल देंगे एटम हमारा एक्साइटेड स्टेट में है। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? ग्राउंड स्टेट में। तो बोल देंगे एटम हमारा ग्राउंड स्टेट में होगा। तो ये डिनोट करने के लिए कि एटम एक ग्राउंड स्टेट में है कि एक्साइटेड स्टेट में है, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं, जिसमें से एक हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और हमारे पास एक होता है एमएस, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमएस। ठीक है, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। तो हर इलेक्ट्रॉन का अगर आपका स्टेट जानना है तो हर इलेक्ट्रॉन के बारे में आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एन, एल, एम एल, एम एस। तो क्वेश्चन उठता है कि एन क्या है? एन आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, सो एन बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर एल क्या है? एल आपके पास है 0 टू एन माइनस 1, सो 0, 1, 2 एंड सो ऑन एन माइनस 1 तक। फिर आपके पास एम एल कितना है? माइनस एल टू एल। फिर आपके पास एम एस कितना है? माइनस एस टू एस। ठीक है, तो ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, इन्हीं से बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन का स्टेट पता चलता है। फिर उसके बाद एक दूसरी डिफिनीशन है डिजेनरेट स्टेट। डिजेनरेट स्टेट क्या होता है? इफ सेवरल स्टेट्स हैव सेम एनर्जी दे आर सेड टू बी डिजेनरेट। तो सपोज आपके पास, अगर हम बात करें बोर एटॉमिक मॉडल की, तो बोर एटॉमिक मॉडल में ये आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाएगा सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो बोर एटॉमिक मॉडल में केवल n बराबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहाँ पे l तो होता नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे अगर हम बात करें बोर एटॉमिक मॉडल में, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ओके, तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन चाहे n बराबर 1, अगर n बराबर 1 में है या n बराबर 2 में मान लेते हैं, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 और 1 होगी। l की वैल्यू कितनी? 0, 1 होगी। ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 होगी। फिर इसके करस्पॉन्डिंग -1, 0, 1 हो जाएगी। और ms की वैल्यू कितनी होगी? माइनस हाफ या प्लस हाफ होगी। तो इसका मतलब है चाहे इलेक्ट्रॉन 2, 0 और -1 और माइनस हाफ में हो, इस स्टेट में हो, और चाहे इलेक्ट्रॉन 2, 1, इसमें से कोई एक चूज कर लो, 0 और हाफ में हो। ये तो चारों क्वांटम नंबर से डिफरेंट हो गई, ये चारों क्वांटम नंबर से डिफरेंट हो गई, तो ये एक डिफरेंट स्टेट हो गया, और ये आपके पास एक डिफरेंट स्टेट हो गया। लेकिन क्योंकि n की वैल्यू सेम है, तो अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल एनर्जी सेम होगी, है ना, जो कि पूरी तरीके से गलत है ना। तो ये जो होता है बेसिकली डिफरेंट स्टेट के करस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी जब होती है, तो उसी को स्टेट को बोला जाएगा डीजेनरेट स्टेट। ओके, सो ये आपके पास यहाँ पे कोई भी एक क्वांटम नंबर अगर डिफरेंट हुआ तो डिफरेंट स्टेट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये सेम है, ये 0 है, यहाँ 1 है, ये भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये आपके पास एक स्टेट हो गया और ये एक दूसरा स्टेट हो गया। लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इन दोनों का सेम ही एनर्जी होगा। तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी लेवल्स को हम अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल क्या बोल सकते हैं? डीजेनरेट स्टेट बोल सकते हैं। तो इफ सेवरल स्टेट्स हैव सेम एनर्जी दे आर सेड टू बी डिजेनरेट। फिर ग्राउंड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन के पास कोई बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में होगा उसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। द स्टेट विद लोवेस्ट एनर्जी इज ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन के पास जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगा वो कौन सा होगा? अगर कहीं से कुछ एनर्जी नहीं मिली तो इलेक्ट्रॉन अपना चुपचाप ग्राउंड स्टेट में रहेगा। फिर इसके बाद है इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल और नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, इसका यूज सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ करेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे एलएस कपलिंग, तो वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक जब टर्म निकालेंगे तो ये टर्म बहुत यूज होगा, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। सो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल विद सेम एन एंड एल वैल्यूज आर सेड टू बी इक्विवेलेंट।
ठीक है। तो सपोज आपके पास यहाँ पे एक स्टेट है 1 0 और लेट्स से 0 हाफ, दूसरा स्टेट है 1 0 0 और ये हो गया -12। ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया यहाँ पे एन एल एम एल की वैल्यू सेम है, एन एल एम एल की वैल्यू सेम है, बस एस की वैल्यू डिफरेंट है। तो ये दोनों स्टेट कैसे बोले जाएंगे, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होंगे, है ना। ये एक आपका इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, ये दूसरा इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होगा। और इन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बेसिकली इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को बोला जाता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अगर एन एल की वैल्यू सेम है इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। एन एल की वैल्यू अगर सेम है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। दोनों की वैल्यू मतलब एन और एल दोनों एक साथ ही अगर सेम है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन अगर इस स्टेट में है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद आता है लाइन। लाइन बेसिकली क्या होता है, ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल्स इज ए लाइन। तो सपोज आपके पास क्या है, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आपके पास है मान लो ये एनर्जी लेवल है, मान लो ये एनर्जी लेवल है, मान लो ये एनर्जी लेवल है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई बाहर से एनर्जी नहीं मिले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्राउंड स्टेट में रहेगा। मान लो यहाँ से कुछ इसको एनर्जी मिल गई, कोई रेडिएशन आया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी ये हो सकता है यहाँ चला जाए, तो जैसे ही यहाँ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ भी जा सकता है ना, यहाँ पे जा सकता है या ऊपर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रोमीटर में एक डार्क लाइन मिलेगी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग डार्क लाइन मिलेगी। इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इस लेवल से इस लेवल में, इसको बोला जाता है एक सिंगल लाइन। ट्रांजिशन बिटवीन टू लाइन्स इज ए लाइन। तो यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन होगा इसको क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लाइन। फिर हमारे पास है रेजोनेंस लाइन। द लाइन, अब रेजोनेंस लाइन का क्या मतलब होगा कि सबसे पहले ट्रांजिशन होगा, और ट्रांजिशन जब होगा तो उसी में से कोई एक स्टेट होगा जिसको हम रेजोनेंस लाइन बोलेंगे। द लाइन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस लाइन। इफ द इमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन इज सेम एज एब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रल लाइन, दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस लाइन। सो मेन डिफिनीशन ये है कि अगर इमिटेड और एब्जॉर्ब दोनों सेम है, दोनों स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, सेम है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजोनेंस लाइन। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास सेकेंड, सपोज हमारे पास क्या है, ये एनर्जी लेवल है 1 सेकेंड। सो सपोज दिस इज n बराबर 1, n बराबर 2, फिर n बराबर 3, n बराबर 4। मान लो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। ठीक, जैसे ही यहाँ से आया रेडिएशन, ओके, रेडिएशन इस तरीके से आया, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, एक डार्क लाइन मिलेगी, एब्जॉर्प्शन लाइन मिलेगी, यानी डार्क लाइन मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो हमें स्पेक्ट्रोमीटर में क्या मिलेगा, एक डार्क लाइन मिलेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो यहाँ स्पेक्ट्रोमीटर में हमें क्या मिलेगा, एक डार्क लाइन मिलेगा। ठीक है। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया तो बहुत देरी तक रहेगा नहीं, 10⁻⁻8, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप करेगा, और तो बीच में कोई स्टेट है नहीं। तो जैसे ही जंप करेगा तो यहाँ से एक फोटोन एमिट होगा और स्पेक्ट्रोमीटर हमें एक ब्राइट लाइन मिलेगी। ठीक है, ओके। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा तो वो या तो यहाँ से यहाँ आ जाए, ये 3 लेवल है, ये 4 लेवल है, तो या 3 से 2 में आ सकता है या 3 से 1 में आ सकता है। सपोज 3 से 2 में आया, जब 3 से 2 में आया तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक यहाँ पे ब्राइट लाइन मिलेगी, और फिर यहाँ से जब जंप करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग भी हमें एक ब्राइट लाइन मिलेगी। ठीक है। तो अगर एब्जॉर्प्शन लाइन यानी ये लाइन और ये लाइन सेम है तो हम बोल देंगे कि ये हमारे पास कौन सी लाइन होगी, ट्रांजिशन जो दो लाइन के बीच में हो रही है, ये होगी रेजोनेंस लाइन। तो ये आपके पास n बराबर 1 और n बराबर 2, यानी ये जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रीक्वेंसी का, इसमें बीच में तो कहीं इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, डायरेक्ट 2 से 1 में आएगा, इसको हम रेजोनेंस लाइन बोलेंगे, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए और एमिशन के लिए सेम लाइन मिलेगी। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ गया n बराबर 3 में, 1 से 3 में गया, लेकिन 3 से 2 में भी आ सकता है और 2 से 1 में भी आ सकता है। तो मतलब ये जो लाइन होगी, ये रेजोनेंस लाइन नहीं है। ठीक है, ये रेजोनेंस लाइन नहीं है, ये लाइन आपके पास रेजोनेंस लाइन है। तो अगर आपके पास एमिटेड और एब्जॉर्ब दोनों सेम है, तो सपोज यहाँ से ये गया और यहाँ से ऐसे आ सकता है और ऐसे आ सकता है, तो ये लाइन आपकी रेजोनेंस लाइन नहीं होगी। हाँ, अगर यहाँ से ये है और यहाँ से ये आएगा तो
ये सेम लेवल में गया और सेम लेवल से वापस आ गया सेम लेवल में, तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस लाइन क्या होती है हमने डिस्कस कर लिया, लाइन क्या होती है डिस्कस कर लिया, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, डिजेनरेट क्या होता है, और स्टेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एकदम क्लियर कर लिया कि ये कौन सी टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होगी एनर्जी लेवल्स के संबंध में, उसका क्या मतलब होता है।